जैसे मैंने आपसे कहा ना, इन बातों का क्या मतलब था जो आपने पार्ट 1 में सुना है, वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह का एक अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ अभी कुछ अर्सा पहले का वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये USA शुगरलैंड का वाक़या है, ये रियल लोकेशन है। वहाँ मैंने राज प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया, जो आगे मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। रात को मैंने इन्वेस्टिगेशन की। उस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी कि 2-3 दिनों के लिए इमरजेंसी है, लेकिन आज की रात उन्होंने कहा था सबसे एक्सट्रीम नाइट होगी, जिसमें माइनस इतना टेम्परेचर चला जाएगा कि पानी नलकों के अंदर हल्का हल्का खोल दें, और अगर आपने हल्का हल्का पानी ना खोला तो बर्फ़ जम जाएगी और आपके पाइप फट जाएंगे। बाहर ना कोई बंदा होगा ना बंदा बशर होगा। जैसे जैसे शाम हो रही थी हम लोग बाहर निकले तो वाकई ऐसा ही था, हू का आलम था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और रात हो गई, और जब रात हुई थी तो बाहर इतनी ठंड थी कि मेरे लिए तो बहुत शदीद ठंड थी। लेकिन जब मैं राज प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पे निकला और पूरा अपने आप को कवर करके और मैंने वहाँ पे राज किया, तो जिस जगह पे मैंने एक राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की, वहाँ पे एक भूत बंगला भी है, बड़ा मशहूर भूत बंगला, उसके सामने खड़े होकर मैंने रिकॉर्डिंग की, इधर उधर की। वहीं पे हम फैमिली के 4 लोग, मैं, मेरी वाइफ लीना और फ़रुख भाई, हम 4 लोग रात के टाइम वॉक कर रहे थे। ये टाइम होगा तकरीबन कोई 7:30 से 8:30 के बीच में, मतलब यही वाला टाइम हम अमूमन वॉक करते थे। खाना खाते थे, खाना खाने के बाद हम लोग सारे चहलकदमी के लिए चले जाते थे, या बाज़ औक़ात कहते थे पहले चहलकदमी कराते हैं, वॉक कराते हैं और वापस आके हम लोग खाना खाएंगे। नहीं सॉरी, शायद 9 बजे का ये टाइम था। उस दिन हम लेट निकले थे। हम लोग अपने घर से निकले। वो इस तरह का शुगरलैंड बना हुआ है, ये वाला जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इतना खूबसूरत इलाका अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये पुराना बना हुआ है, इसलिए उसकी सड़कें बहुत खुली हैं, इतनी खुली हैं कि बैक वक्त 4-5 गाड़ियाँ इकट्ठी चल सकती हैं उस कम्युनिटी की। लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि बड़े बड़े घर तो हैं, महंगे महंगे अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उनके रोड जो बनी हुई है घरों के सामने, दरख्तों की एक ऐसी कतार सी बनी हुई है कि जिसमें दोनों तरफ से लाइन के अंदर ही दरख्त हैं और ऊपर से आपस में वो जुड़ गए हैं अम्ब्रेला स्टाइल में, यानी छतरी सी बना के गोल, बिल्कुल गोलाई में जाके आपस में जुड़े हुए हैं वो दरख्त। तो रात को जब आप निकलते हैं तो सरसराहट आती है पत्तों की, या पत्ते गिरते हैं, या एक अजीब सा महसूस होता है, आम बंदे को भी महसूस हो जाता है, क्योंकि ये नज़ारा जहां इंसान के लिए इतना खूबसूरत है, दरख्तों की जिस तरह लाइन और आपस में जुड़े हुए हैं, और लोगों ने इस तरह की वहाँ पे खूबसूरत लाइटिंग कर रखी है अपने घर के, जैसे कोई ख़ास इवेंट पे, शादी ब्याह पे कोई लाइटिंग करता है, वैसी उन्होंने हर वक्त ही, शादी ब्याह पे तो खैर छोटी छोटी होती हैं, उन्होंने मतलब अपने घर के सामने 8-10 रंग बिरंगी ऐसी लाइटें लगा रखी होती हैं। दरख्तों पे लगी हैं, पौधों पे लगी हैं, दीवार के नीचे लगाई गई है, शेडो बनाया गया है, बहुत खूबसूरत। तो जहाँ उस खूबसूरत माहौल को देख के इंसान के दिल को वो अच्छा लगता है, तो वो जो ना नज़र आने वाली मखलूक है जिनको हम जिन्नात कैसे कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, उसके लिए उनके लिए अट्रैक्शन पैदा ना हो। हम लोग रात को वॉक करते हुए आगे चल पड़े। हम चलते चलते मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे वो जो दरख्तों का सिलसिला था आपस में ऊपर जुड़ा हुआ, ये ख़त्म हो गया था। इस कम्युनिटी की सबसे चौड़ी सड़क आ गई थी, जिसको मेन सड़क भी कह सकते हैं। इस मेन सड़क के भी दोनों साइडों पे घर थे। अब हम इस अंदाज में चल रहे हैं कि मैं और फ़रुख भाई वॉक कर रहे हैं, लीना और मेरी वाइफ जो हैं आलिया, ये दोनों इकट्ठे वॉक कर रही हैं। अच्छा, चलते चलते ये मैंने भी मंजर देखा है, लेकिन उसके बाद मेरी तवज्जो नहीं रही। हम बात करते हुए देखा कि होता ये था कि अमूमन हम जिस वक्त वॉक कर रहे होते थे, कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती थी, इंसान नहीं नज़र आता था। कि पहली दफ़ा नज़र आया कि खुशी होती थी कि चलो यार हमारे अलावा कोई और भी है जो वॉक कर रहा है, क्योंकि लोग जल्दी सोने के आदी हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। चलते चलते देखा कि एक खातून है और एक उनके साथ मर्द है। वो दोनों, उन्होंने बिल्कुल किनारे पे, यानी वो जो चौड़ी सी सड़क है, यहाँ पे दरख्त नहीं है, साइडों पे घर हैं, और एक किनारे पे वो हमसे काफ़ी फासले पे दोनों चलते हुए जा रहे हैं। मैंने उनको देखा और मैं क्योंकि एक बात करने में मसरूफ़ था तो उनकी तरफ निगाह गई और अपनी बात को मैंने कंटिन्यू रखा।
वरना अगर मैं खामोश होता तो मैं भी शायद बोल पड़ता कि यार चलो खुशी हो रही है, कोई हमारे अलावा और भी है जो रात को वॉक कर रहा है। तो ऐसे बात करते करते कि थोड़ी देर के बाद दोनों ख़वातीन जो साइड पे हमारे चल रही थी वो चौंकी हैं। हम दोनों अपनी बात को रोक के मुतवज्जो हुए, क्या हुआ है? तो मुझे कहते हैं एमजी यहाँ पे 2 बंदे थे। मैंने कहा हाँ, एक औरत एक मर्द मैंने देखा है। क्यों, क्या हुआ है? कहते हैं आपने देखा है? मैंने कहा हाँ। वो शायद गवाही लेना चाह रहे थे कि क्या हम दोनों का वहम है या हम दोनों की कन्फ्यूज़न है या क्या हुआ है। जब मैंने कहा हाँ मैंने उनको देखा, कहते कहाँ देखा है? मैंने कहा वो जो रोड का वो हिस्सा है, इस तरफ चल रहे थे, एक साइड पे औरत थी और एक साइड पे मर्द था। क्या उम्र होगी उनकी? मैंने कहा उनकी कमर थी, लेकिन वो यंग भी नहीं नज़र आ रहे थे, ओल्ड भी नहीं नज़र आ रहे थे, दरमियानी उम्र के नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा 100% ऐसे था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहते हम भी उनको देख रहे थे और बातें करते हुए यही जा रहे थे कि चलो आज कोई और भी नज़र आ गया जो हमारी तरह यहाँ पे वॉक कर रहा है। हम उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे कि हमारी आंखों के सामने बस एक चंद सेकंड ही लगे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करने में ऐसे मसरूफ़ हुए हैं कि देखा सामने वो नहीं है। तो कहते हैं हम दोनों चौंकी हैं। लीना कहती मैं भी चौंकी, आलिया वो भी चौंकी है। ये कहाँ है? इस तरह सामने देखना शुरू हो गए। इधर कोई दरख्त भी नहीं है, छुपने की जगह भी नहीं है और ना ही किसी घर का दरवाज़ा है। बड़ा सा घर था जिस जगह पे वो दोनों चल रहे थे ना, वहाँ पे एक बड़ा सा घर था। वो होगा भी कोई 8 कनाल का होगा। तो उसकी दीवार चल रही थी जिसके साथ वो चल रहे थे, तो उसके अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, रास्ता ही नहीं था। उसका गेट आता था वो काफ़ी आगे जाके, तो जिस तरफ वो चल रहे थे वहाँ से 1-2 सेकंड के अंदर वो कहीं नहीं जा सकते थे। कहते हमने गायब होते नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे देखा 1-2 सेकंड के लिए ऐसे बात करके मुड़ के देखा वो सामने नहीं है। तो हम दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वहम है या क्या हुआ? कहते नहीं अभी थे। हमने कहा यार वाकई हमने देखे या क्या है? जब मैंने भी तस्दीक की, हाँ वहाँ पे थे और इस तरह हुलिया था। उन्होंने कहा बस कन्फर्म हो गया, वो गायब हो गए। वो दोनों वहाँ पे नहीं थे। मेरा इंटरेस्ट आपको पता है, मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और टॉपिक भूल गया कि मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग करनी है, और भागते हुए मैं भाग पड़ा। भागते हुए उस जगह पे पहुंचा, इधर उधर खड़े होकर देखना शुरू हो गया। मैंने कहा मैंने यहाँ पे देखा था। उन्होंने कहा यहाँ, यस हमने भी इसी जगह पे ही उनको देखा है। लेकिन इधर उधर देखना, मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग की मैंने, बनाई वीडियो, लेकिन क्या आना था, कुछ भी नहीं आया। तो कहते हैं यार देखो कमाल हुआ है, हमने आंखों के सामने 1 सेकंड के अंदर अंदर वो दोनों गायब हो गए। उनका हुलिया ये था कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनका चेहरा नहीं देखा मैंने जो उनको देखा वो नॉर्मल यहाँ की ख़वातीन जिस तरह का लिबास पहनती हैं, मतलब उसी तरह का। जीन्स नहीं थी, जिस तरह कॉटन की पैंट पहन जाती है, जिसको बोलते हैं ट्राउज़र टाइप बोलते हैं। कॉटन के नहीं, कॉटन की तरह के होते हैं, कॉटन ही होती है, इसी तरह की स्ट्रेट थी वो उन्होंने पहनी हुई थी। और ख़ातून एक शाल लपेटी हुई थी, और जो उनके साथ मर्द जा रहे थे इस तरह का उनका लिबास था जैसे कोई लॉन्ग कोट पहनता है। और मैंने वहीं पे डिस्कस किया कि मर्द जो था इस तरह का था जैसे लॉन्ग कोट पहना, और औरत ऐसी थी जैसे शाल लपेटी और नीचे ट्राउज़र। उन्होंने कहा यही थे। मैंने कहा मैंने भी इन्हीं को देखा है, और वो हमारी आंखों के सामने हो गया। अब ये कुछ अर्सा पहले की बात है। उसके बाद तभी मैंने फ़ैसला किया था कि ये वाक़या होने के बाद मैंने कहा मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और जब वहाँ पे रात हुई और माइनस टेम्परेचर हुआ, जब कोई भी नहीं था, तो उसी जगह पे गया और मैंने जहाँ के वहाँ पे राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की। बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ जो आगे मैं इंशाल्लाह आपको एडिट करके दिखाऊंगा। हमारे एक दोस्त हैं खालिद साहब, मैं जब पाकिस्तान में था तो एक वो उनका ताल्लुक़ भी तबलीगी जमात से था। तो मैंने ये वाक़या भी संभाल के रखा हुआ था कि ये आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन किसी वाक़ये के साथ। तो जब ये तबलीगी जमात का एक वाक़या आया जो आज मैंने आपको पार्ट 1 में सुनाया है, उसी के साथ इसको मैं लिंक करने जा रहा हूँ। खालिद साहब ने मुझसे पूछा कि आप कौन सा शो करते हैं टीवी। वो एक रिटायर्ड फ़ौजी थे और अब बुज़ुर्ग हो चुके थे, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ था, पठान थे। मैंने उनको बताया जी मैं राज शो करता हूँ, जिन्नात के ऊपर वो टॉपिक होता है, तो वो सुनते रहे। कहते यार एक वाक़या हमारे साथ भी हुआ था। मैंने कहा जी ज़रूर खालिद साहब सुनाइए प्लीज़। कहते हैं कि हम लोग एक गिलगित वाली साइड पे पहाड़ों में एक छोटी सी मस्जिद थी पहाड़ों के अंदर बनी हुई, वहाँ पे ना हम लोग तबलीग के लिए जा रहे थे। तो जो तबलीग के लिए तश्कील दिए गए जिन लोगों को, उनमें एक नौजवान लड़का भी था। उसके वालिदैन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी जी इसको साथ लेके जाएं, इसको ज़रा कुछ पढ़ाएं लिखाएं, सोता रहता है, करता कुछ नहीं है, ये है वो है, फ़लाएँ, इसको कुछ 4-5 दिन का 10 दिन का चिल्ला लगवाएं, इसको समझाएं, ये ठीक हो जाएगा। हमने कहा बस इसको हमारे साथ दे दो, ये रहेगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो
हम लोग उस लड़के के साथ उसको राज़ी कर लिया, उसके वालिदैन ने कि चलो ज़रा इनके साथ कुछ दिन गुजार के आओ। वो लड़का भी हमारे साथ रवाना हुआ। हमने अपने अपने बिस्तर जो होते हैं, जिस तरह हमारे स्टाइल है, अपने बिस्तर, खाने पीने का सामान सारा जमा किया और हम लोग सफ़र करते करते उधर पहाड़ों में एक उस छोटी सी मस्जिद थी, हम पहुँच गए। मस्जिद इस तरह की बनी हुई थी कि उस मस्जिद के साथ ही कमरे बनाए गए थे, इस तरह के कि ऊपर भी एक कमरा बनाया गया था और नीचे भी एक कमरा बनाया गया था। और उस कमरे के अंदर नीचे फर्श पे कालीन और इस तरह की चीज़ें बिछाई गई थी कि जो भी मेहमान वगैरह आते थे वहीं नीचे ही वो अपने बिस्तर बिछा के, बेड वाला सिस्टम नहीं होता, नीचे बिस्तर बिछा के ही सोते थे या ऊपर भी जाके सो सकते थे। तो हम इतने बंदे थे कि हम जब वहाँ पे पहुँचे, ये सर्दियाँ तकरीबन शुरू हो रही थी, शदीद सर्दियाँ नहीं थी लेकिन ठंडा मीठा मौसम था, वहाँ पे ज़रा ठंड थी। तो हम जितने बंदे थे हमने कहा हमारे लिए तो बहुत है, नीचे वाला हाल ही बहुत काफ़ी है, बड़ा कमरा था, मेरे ख्याल में ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो पहली दफ़ा हम लोग भी उस मस्जिद में गए थे, तो वो हमें जब विज़िट करा रहे थे तो उन्होंने कहा जी ये दोनों कमरे देख लें, आप ऊपर नीचे शिफ्ट होना चाहें तो ऊपर नीचे रह सकते हैं। तो खालिद साहब कहते हैं हमने नीचे पहले देखा और उसके बाद सीढ़ियाँ थी, छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचे। ऊपर वाले कमरे को देखा, वो भी बंद पड़ा था, वो भी तकरीबन वैसा ही था। तो हमने कहा नहीं, ऊपर ज़्यादा ठंड लगेगी तो मेरे ख्याल में नीचे ही ठीक है, काफ़ी लोग हैं, इतने ज़्यादा तो हम लोग हैं नहीं, ज़्यादा होते तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, नीचे ही ठीक है। यूँ हमारे बिस्तर जो थे वो नीचे लगा दिए गए। पहली रात तो हम शदीद थके हुए थे कि इस अंदाज में हम सो गए कि जब सुबह हुई सारे उठ गए, उस लड़के को हम जगा रहे हैं और वो नहीं जाग रहा, हम उसको उठाते हैं। बड़े उनके जगाने का कहते हैं हमारा तरीका ये होता है कि इंसान को क्योंकि राह रास्त पे लाना होता है, डांटना नहीं होता, सख्ती नहीं करनी होती, उसको हम जगाते हैं। कोई नहीं जागता तो उसके पाँव को दबाने बैठ जाते हैं। तो हमारे एक साथी उसके पाँव को दबाने बैठ गए और वो लड़का फिर भी नहीं उठ रहा, ढीठ किस्म का था। मैं ढीठ कह रहा हूँ, उन्होंने लफ्ज़ ढीठ नहीं यूज़ किया, कह रहा वो बस बच्चा था, वो फिर भी नहीं उठ रहा। एक और साथी आके दूसरे उसके टांग को उठा के उन्होंने गोद में रख लिया और उसको इस तरह दबाना शुरू कर दिया कि उसको थोड़ी सी शर्म आ गई कि यार दो बंदे मेरे बैठे टांगें दबा रहे हैं। पहले वो आँखें खोल के लेटा रहा और फौरी नहीं उठा, और उसके बाद जैसे उसको सोच के कि यार क्या करूँ, उसके बाद खैर आखिर वो उठ ही गया। उसको हमने कहा उठे नमाज़ पढ़ ले। उठा, उसने हमारे साथ वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। अगला दिन हमारा मसरूफ़ रहा, लोग जो आए, हम गए, मिले, इधर उधर जो सारा गुजारते हैं, इसी तरह दिन गुजारा। रात हो गई। पहली रात तो हम सबको भी शदीद नींद आई थी, बहुत लंबा सफ़र करके हम गए थे। दूसरी रात जब हम सोने के लिए अपने अपने बिस्तर के अंदर गए तो हमें आवाज़ आई ऊपर वाले कमरे पे कुछ चल रहा है। तो वो कहते हैं, खालिद साहब कहते हैं, हमारे एक साथी ने दूसरे से पूछा कोई और मेहमान आए हैं ऊपर? उन्होंने कहा नहीं, हमारे अलावा कोई नहीं है मस्जिद में। तो फिर उन्होंने छत की तरफ देखा तो ऊपर से बाकायदा चलने की आवाज़ आ रही है। काफ़ी देर वैसे सोचते रहे कि क्या चलने की आवाज़ है। तो थोड़ी ही देर उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की कि चलें कोई है तो खैर है, हम तो सो जाएं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं तिलावत है कुरान मजीद की आवाज़ आनी शुरू हो गई। कोई इंतहाई किर्रत के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था और यंग सा लड़का जिस तरह खूबसूरत आवाज़ के अंदर तिलावत करता है, ऐसे खूबसूरत सी आवाज़ के अंदर वो तिलावत ऊंची आवाज़ में कर रहा था। खालिद साहब कहते हैं मैं भी जाग गया, कुछ साथी और भी जाग गए, वो लड़का नहीं जागा। कि हम सुनते रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे एक दूसरे से बोले यार जाग रहे हो? उसने कहा हाँ मैं भी जाग रहा हूँ। उसने कहा तुम जाग रहे हो? उन्होंने कहा जाग रहा हूँ। उन्होंने कहा कौन है ऊपर? उन्होंने कहा जी ऊपर कोई नहीं है। तो उसने कहा ये रात को इस वक्त ऊंचा ऊंचा कुरान कौन पढ़ रहा है? क्योंकि रात को कुरान मतलब पढ़ सकते हैं, किसी वक्त भी पढ़ना चाहें, लेकिन रात को कहा गया है सोने का टाइम है, नींद लेने का टाइम है, उस वक्त मना फरमाया गया है कि बाकी की नींद डिस्टर्ब ना हो तो आप ना पढ़ें। तो इस वक्त कोई कुरान पढ़ रहा था और वो भी बहुत ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। इर्द गिर्द कोई आबादी तो नहीं थी कि कोई और डिस्टर्ब होता, लेकिन हम तो नीचे सोए थे, डिस्टर्ब हो रहे थे। तो पूछा कौन है? उन्होंने कहा जी ऊपर तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कौन कुरान पढ़ रहा है? तो कहते हैं हमें अंदाज़ा हो गया, अच्छा इसका मतलब है ऊपर कोई नहीं है और कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन जैसे समझ लग गई कि मामला कोई थोड़ा सा इस तरह का है कि ऊपर कोई मामला है। खैर हम कुछ देर सुनते रहे तिलावत, उसके बाद कहा चलें ठीक है यार सो जाओ, सारे सो जाओ, सुबह टाइम पे उठना है। अगर कोई है तो अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह की मखलूक़ात हैं, हर जगह पे हैं, और अगर पढ़ रही हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह हमने एक दूसरे को बात की और हम सो गए। सुबह उठे हैं, सारे उठ के हैं, उस लड़के को जगाया है। कल भी यही हुआ था, उसको जगा के चले गए थे, वापस आए तो अभी तक लेटा हुआ था।
तो कहते हैं हमने उसको जगाया है, उसने ऐसे आंख खोल दिए जैसे कह रहा हो हाँ मैं उठ गया हूँ, और उसके बाद कह रहा है मैं आ रहा हूँ। हम लोग बाहर चले गए, चलो आज शुक्र है उसको हया आ गई है कि कल उसकी टांगें दबाई थी, आज ज़रा जल्दी उठ गया है। तो हम जैसे गए तो हमने देखा पीछे वो भागता हुआ आ रहा है। अभी हमें निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी, हम वुजू कर रहे थे, तो वो दौड़ता हुआ बाहर आया और बाहर आके खड़ा हो गया और अंदर की तरफ देखे जा रहा है और अपनी एक गाल को ना इस तरह हाथ लगा रहा है जैसे कोई मसलता है अपनी गाल को, चोट लगती है ना, थप्पड़ पड़ जाता है तो हाथ को ऐसे रगड़ता है, ऐसे हाथ रगड़ी जा रहा हो। तो हमारे जो अमीर जमात थे खालिद साहब कहते हैं उसने उस लड़के को नाम लेके पुकारा, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो, क्यों भागते हुए हो, सब खैरियत है? तो कहता है आप लोगों ने मुझे जगाया है और मैंने कहा आता हूँ, तो मैंने कहा चलें 1-2 मिनट और सो लेता हूँ फिर उठूँगा। तो अभी आंखें बंद ही की थी कि किसने ज़ोर से मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है कि मेरी आंख खुल गई है। थप्पड़ पड़ते ही मेरी आंख खुल गई है और मैंने देखा तो मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। तो मैं उठ के भाग पड़ा हूँ, मैं डर के बाहर आ गया हूँ। अभी मेरे गाल पे दर्द हो रही है, जलन हो रही है, लेकिन अंदर कोई नहीं है, पता नहीं किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो अमीर जमात जो थे वो अपनी जगह से उठे और कहते हैं अंदर तो कोई नहीं है भाई, तुम्हें गलत फहमी हुईगी कि किसी ने थप्पड़ मारा है, दिखाओ गाल। गाल देखा तो उस पर थप्पड़ छपा हुआ था, बाकायदा उंगलियों के निशान थे। और वो समझ गए अमीर जमात थे कि रात तो हमने तिलावत सुनी थी। तो उससे कहते हैं बेटा बात यह है, हम अल्लाह की राह के लिए निकले हैं। कल भी साथियों ने आपको जगाने की कोशिश की, आपके पाँव दबाए, आपसे मोहब्बत से पेश आए, आप बड़ी मुश्किल से उठे। यहाँ और मखलूक भी रहती है। रात आप गहरी नींद सो रहे थे और मैंने ऊपर पूछा था कि ऊपर कौन है, तो उन्होंने बताया ऊपर कोई भी नहीं, लेकिन रात कोई तिलावत कर रहा था ऊंची आवाज़ में। हो सकता है उन्हीं में से ये कोई हो, क्योंकि अंदर तो कोई नहीं है। और आप जिस तरह बता रहे हो थप्पड़ पड़ा है, आपके गाल पे निशान भी हैं थप्पड़ के। आपको पता है हम में से तो ऐसा कोई नहीं है कि थप्पड़ मार के जगाए, हम तो मोहब्बत से पेश आने वाले लोग हैं। हम तो टांगें दबा के, बाजू दबा के इस तरह उठाते हैं। हमें तो तबलीग में सिखाया यही जाता है, इतनी मोहब्बत से पेश आओ कि अगला शर्मिंदा होकर करे, गुस्सा नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करनी, थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। तो खैर है, कोई बात नहीं, आ जाओ वज़ू करो। वो लड़का खैर डरा हुआ था, उसने वज़ू किया और हमारे साथ। फिर हमने दिन को उनसे ये बात पूछी कि क्या कोई ऊपर आया हुआ है, तो वो मुस्करा पड़े और बोले क्यों, क्या हुआ है? हमने कहा पहले बताइए कोई आया हुआ है। कहता है नहीं, ऊपर तो कोई भी नहीं है, ऊपर खाली है। तो वो लड़का भी बैठा सुन रहा था। कहता है क्या कुछ आप लोगों ने महसूस कर लिया? उन्होंने कहा जी हाँ, रात हम सोए हुए थे तो ऊपर तिलावत करने की आवाज़ आ रही थी, कोई ऊंची आवाज़ में तिलावत कर रहा था। तो वो बोले हाँ, वहाँ पे अल्लाह की मखलूक रहती है और कई लोगों से उनका पाला पड़ चुका है, लेकिन वो नेक हैं, इबादत गुजार हैं और नमाज पढ़ते हैं और ऊपर तिलावत भी करते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे एक साथी को उन्होंने सुबह थप्पड़ भी मारा है। और उस लड़के की तरफ इशारा किया कि ये सुबह लेट उठे थे और इनको बाकायदा थप्पड़ मारा गया, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कोई और मखलूक भी है। तो वो बोले अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आज तक किसी को थप्पड़ पड़ा हो या किसी को नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं तो यकीनन साथी ने नमाज या कुरान या इसमें थोड़ी सी सुस्ती दिखाई होगी और इस तरह का कुछ किया होगा जो उनको नागवार गुजरा, जिसकी सूरत में उन्होंने थप्पड़ मारा है। वरना कई दफ़ा ऊपर जमात कराने की, जिस तरह नमाज हो रही होती है, जमात हो रही होती है, कोई तिलावत कर रहा होता है, ये बहुत सारे साथी महसूस कर चुके हैं। वो कहते हैं हम वहाँ पे रहे, लेकिन उसके बाद फिर हम रात को इस अंदाज में पढ़ के दम करके दायरा कड़ा लगा के सोते थे कि अल्लाह की मखलूक है, तो हम मुखातिब करके कह देते थे कि अल्लाह की मखलूक, हमारे साथ कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके लिए बेहतर है कि आप अपने आप को पोशीदा रखें, उनके सामने ज़ाहिर ना करें, वो परेशान हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को पोशीदा रखा और कोई फिर इस तरह का ज़ाहिरी, जिस तरह कुरान पढ़ना जिससे क्लियर हो जाता, नहीं किया। लेकिन वो लड़का कहते हैं जितना दिन तक हमारे साथ रहा, बिल्कुल सीधा होकर रहा, सहमा रहा, उसका नमाज कुरान तिलावत में इतनी बाकायदगी आ गई थी कि वो शायद हम 10 दिन या 4 दिन का जो भी हमारा ट्रिप था उसमें वो ऐसे ना करता, वो सोया ही रहता, हमें तंग करता। उस एक थप्पड़ ने उसको इतना सीधा कर दिया था। खालिद साहब कहते हैं कि वो हमारे साथ बिल्कुल फिर सीधा रहा, फिर उसने कोई मसला नहीं किया। जिस तरह मैंने पार्ट 1 में आपसे कहा था कि वो जो इशारा मिला था,
रेत के अंदर जूतों को पहन के जाना। वो जो नया नया मुस्लिम हुआ था उसके दिल में जो एक बहकावा डाला, बहकावा हमेशा शैतान डालता है, और शैतान जब बहकावा डाल दे तो इंसान उलझ जाता है कि यार अगर एक दिन कर लेता तो क्या होता। और उनको जब समझाने वाले ने ये कहा कि वो शैतान का बहकावा था तो वो उसको नहीं समझ पाए, लेकिन एक ऐसा काम करके दिखाया गया कि हिडन एंटिटी ने जूतों को गायब करके मट्टी से, रेत से भर के और अंदर भी रेत डाल के उसको दिखा दिया कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन उसकी आंखों ने देखा कि हाँ ये पॉसिबल करके दिखाया है उस मखलूक ने। तो इसका मतलब है ये मखलूक जिस पे उसका पहले शायद ईमान नहीं था, उससे पहले वो इसको नहीं मानता था, लेकिन उस दिन वो मान गया कि हाँ ये मखलूक है, नेकी से भटकाने की भी कोशिश करती है और फिर इशारे में दिखा भी देते हैं कि हाँ हम मौजूद हैं। सो उन्होंने दिखाया था, इशारा तो वो कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं था कि ये रेत के जूते और रेत भरी हुई दिखाते, इशारा तो कोई भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको दिखा दिया था कि वो नहीं उतरा था। तुम सब ने जूते साफ़ किए थे, अभी भी कोई गया है रेत में जूते पहन के गया है। तो वो मखलूक नेक भी है। मस्जिद के अंदर आके अगर जूतों को उठाया गया तो इसका मतलब है उस मस्जिद में इबादत गुजार जिन्नात भी जो थे वो शायद इस बात को पहचान गए थे कि जो मुसाफिर पहुँचे हैं उनके साथ वाक़या हो चुका है कि एक शख्स बहकावे में आ गया है, शैतान के बहकावे में, कि अगर आज मैं खेल लेता तो क्या हो जाता। तो उस बहकावे को क्लियर करने के लिए कि वो सिर्फ बहकावा था, उन्होंने ये वाला काम किया और कहा ये देखो नेक ने तुम्हें इशारा दिया है, बहका भी सकते हैं और इस तरह बतला भी सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अब कुछ वाक़यात और भी हैं इस तरह के जो तबलीगी जमात वाले गए और वो कहते हैं हमारे साथ इतना कुछ हुआ। तो मैंने उनसे आज रिक्वेस्ट की है मुझे तफसील से आप मुझे कुछ वाक़यात आपके भूल रहे हैं, उन्होंने मुझे कहानी जो सुनाई थी जिन्नात की कुछ वाक़यात भूल रहे हैं, आप मुझे दोबारा से तफसील से भेजिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको 1-2 दिन तक भेज देता हूँ। जैसे वो मुझे सेंड करते हैं, बहुत ही खौफनाक और शरारती किस्म के जिन्नात थे उनके साथ, तो वो मैं आपको जल्दी स्टोरी में सुनाता हूँ।